अस्मिता मूलक विमर्श। बच्चों, जैसा कि आपने इस प्रश्न के बारे में अपनी जिज्ञासा व्यक्त की है, तो आइए आज इसी पर चर्चा करते हुए पहले हम अस्मिता मूलक विमर्श की अवधारणा और इसकी परिभाषा आदि पर विचार करते हुए आगे बढ़ेंगे। अस्मिता का अर्थ होता है अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी, व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व, और इस व्यक्तित्व में कुल मिलाकर के उसके रहन सहन, उसका चरित्र, उसकी भाषा, उसका परिवेश और उसके सामाजिक संरचना, उसका पारिवारिक परिवेश और शासकीय परिवेश इत्यादि कुल मिलाकर के जो परिधि व्यक्ति समाज के इर्द गिर्द होती है, वो कुल मिलाकर के उसकी एक अस्मिता बनती है। और जिस व्यक्ति, जिस देश, जिस समाज, जिस समूह, जिस समुदाय की अपनी कोई पहचान या अस्मिता नहीं होती है, वो एकदम अलग थलग दिखाई पड़ता है और समाज, संसार, साहित्य, इतिहास और आने वाला भविष्य भी उसको महत्व नहीं देता है। इसलिए अपनी अस्मिता और अपनी पहचान की अभिव्यक्ति, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो समुदाय हो, चाहे वो कोई क्षेत्र हो, चाहे वो कोई भाषा हो, या फिर व्यक्ति की अपनी अवस्थाएं हो, हर अवस्था भी अपनी पहचान चाहती है। जैसे कि बाल विमर्श, वृद्ध विमर्श, युवा विमर्श, स्त्री विमर्श, पुरुष विमर्श आदि अनेकानेक शब्द आज साहित्य में अपनी मीमांसा के लिए, अपने वर्चस्व के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, अपने वर्जनाओं और निषेधों के लिए आज खड़ा होता हुआ स्वयं समर्थ और इन सब चीज़ों पर एक बहस, एक मीमांसा, एक विवेचना, एक चिंतन करने पर आमादा है। तो जिस अस्मिता का मतलब आप समझ गए, अपनी पहचान, अपने अस्तित्व के लिए। और विमर्श शब्द का अर्थ होता है कि विचार करना, चिंतन करना, मनन करना, मंथन करना, आलोड़न करना, बहस करना, अपने आप को तर्क वितर्कों के द्वारा स्थापित करना, अपने को सिद्ध करना, प्रमाणित करना। तो अपने को सिद्ध करना, प्रमाणित करने के लिए जो तर्क वितर्क, जो बहस, जो विचार चिंतन, जो मंथन किया जाता है, उसे ही हम विमर्श कहते हैं। अर्थात तो अस्मिता, पहचान के लिए अपना द्वंद्व, साहित्यिक द्वंद्व हो सकता है, वो कई एक आंदोलनों के माध्यम से रोड पर झगड़ता
लड़ता, अपने अधिकारों के लिए अंगड़ाई लेता और अपने पूरे अस्तित्व के साथ खड़े होने की चेष्टा करता हुआ दिखाई पड़ता है। वस्तुतः 20वीं सदी विमर्शों की सदी है। इस सदी में समाज के सभी वंचित समूहों ने अपने हक, अधिकार और अपनी अस्मितागत पहचान के लिए निर्णायक लड़ाई लड़ी है। या कहें कि लड़ाई छेड़ रखी है। ये लड़ाई किसी के विरुद्ध नहीं है, बल्कि अपने पक्ष में लड़ी जा रही है। इन लड़ाइयों के पीछे एक सुविचारित दर्शन कार्य कर रहा है। हिंदी साहित्य के अनेकानेक विमर्शों, जैसे दलित विमर्श, नारी विमर्श, जनजातीय विमर्श, स्त्री विमर्श, युवा विमर्श, बाल विमर्श आदि अनेक विमर्शों में समाज के उन वंचित वर्गों ने स्वयं को कहानी, कविता, उपन्यास, आत्मकथा और अन्य विधाओं के माध्यम से साहित्य जगत की मुख्य धारा का ध्यान अपनी ओर खींचने की सतत चेष्टा की है। इन तीनों विमर्शों में शोषित समाज के हक के लिए लेखन कार्य किया जा रहा है। ये तीनों विमर्श वर्तमान समय में देश के लगभग सभी विश्वविद्यालयों के हिंदी या अन्य भाषाओं के पाठ्यक्रम का एक हिस्सा बन चुके हैं। इस पाठ्यक्रम के माध्यम से स्नातक की सभी विद्यार्थी साहित्य की नई विधाओं से अवगत हो रहे हैं। समकालीन दौर के नए विषयों से छात्र छात्राएं मुखातिब हो रहे हैं और ये कोर्स उनके लिए, उनकी जागरूकता के लिए और उनकी चेतना को झकझोरने में भी समर्थ हो रहा है। बच्चों, अस्मिता मूलक विमर्श आज साहित्य में अपनी बहस को स्थापित करने में समर्थ होता दिखाई पड़ रहा है। और कदाचित हम ये कहें कि ये विमर्श कोई एक दो दिन में प्राप्त अपने लक्ष्य को पा लेगा, ऐसा दिखलाई नहीं पड़ता है। ये एक लंबी लड़ाई चलने वाली है और लंबे संघर्ष के बाद जो पड़ाव आएगा, उस पड़ाव पे पहुंच करके
भी इसका कोई समापन हो पाएगा ऐसा हमें नहीं लगता है। समकालीन अस्मितामूलक साहित्य और उसकी अवधारणा ये कोई एक दो दिन की प्रक्रिया नहीं है। और ये विमर्श, जैसा कि हमने कहा, एक लंबे समय तक चलने वाला विमर्श है। तो बड़े धैर्य की अपेक्षा रखता है और बहुत ही संघर्ष और अपने को अपनी पूरी शिद्दत के साथ स्थापित करने की ललक की अपेक्षा रखता है। इस विषय को लेकर के आज अनेकानेक सेमिनार और कॉन्फ्रेंस और बड़े बड़े सम्मेलन और सम्मेलनों में काफ़ी ऊंचे ऊंचे स्वर सुनाई पड़ते हैं। हालांकि यदि हम अपने देश के वैदिक साहित्य की तरफ जाएं तो उसमें व्यक्ति की मौलिक चेतना को भी काफ़ी महत्व देते हुए और उसका चिंतन किया गया है। व्यक्ति के समस्त अधिकारों के संरक्षण के लिए और उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए कहीं कोई अवरोधक खड़ा दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन कालांतर में सैकड़ों वर्षों की दास्ता, मुगलों की दास्ता, फिर अंग्रेज़ों की दास्ता के दौरान हमारे समाज के कई एक वर्ग, कई एक समुदायों और समाज के कई एक वर्गों को ऐसा लगता है कि उन्हें अपनी पहचान और अपने आप की अभिव्यक्ति का समुचित वायुमंडल नहीं मिल पाया, अनुकूल परिस्थिति उनके लिए नहीं रही। अब जैसे नारी विमर्श की ही हम कल्पना करें तो विचारधारा और चिंतन की दुनिया में आए वैचारिक बदलावों ने अस्मिता के प्रश्न को केंद्र में ला करके खड़ा कर दिया है।
विचारधारा और चिंतन की दुनिया में आए इन परिवर्तनों की वजह से अस्मिताओं को प्रश्रय मिला है, उनके विमर्श को हवा मिली है और इसने कई एक अस्मिता विमर्श हमारे सामने ला करके खड़े कर दिए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय अस्मिता, सांस्कृतिक अस्मिता, स्त्री अस्मिता, दलित अस्मिता, आदिवासी जनजाति अस्मिता, अल्पसंख्यक अस्मिता इत्यादि आदि। अस्मिता पर हुए तमाम शोधों अनुसंधानों के उपरांत इसकी परिभाषा विभिन्न सामाजिक संरचनाओं के द्वारा अलग अलग दी गई है। हम ये जानते हैं कि इस शब्द का उपयोग वैचारिक विमर्शों और अकादमिक दुनिया में कैसे किया जाए, ये बताना सचमुच कठिन है। अस्मिता की फला परिभाषा इसे संपूर्णता में परिभाषित करती है, लेकिन इस बारे में लोगों की सामान्य और स्पष्ट समझ है कि इस शब्द का प्रयोग कब और क्यों किया जाए, कैसे किया जाए। आश्चर्यजनक बात तो ये है कि किसी भी विद्वान ने इसे परिभाषित करने की आवश्यकता ही महसूस नहीं की। फिर भी हिंदी में तो इस पर सामग्री न के बराबर है और इसलिए सामान्यता अस्मिता के प्रति जो अकादमिक समझ है वो भी अस्पष्ट है। एक तरह से अकादमिक दुनिया में फैशन की तरह उभरा ये शब्द आज कुछ विशेष सामाजिक वर्गों की तरफ इंगित करता है और इन सामाजिक संरचनाओं की पहचान के निमित्त रूढ़ हो चुका है और अब ये शब्द संदर्भों के आधार पर अपने अर्थ खोजने में लग गया है। समकालीन साहित्य अस्मिता विमर्शों की विचारधारा को अपने आप में समेटे हुए आगे बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। हालांकि इस अस्मिता का स्वरूप सभी के लिए एक जैसा और सुपरिभाषित नहीं है। अब स्त्री विमर्श के बारे में हम कह सकते हैं कि अस्मिता के लिए जिन सवालों से टकराती हुई आज स्त्री विमर्श की स्थिति दिखाई पड़ती है, वो परस्पर वाद विवाद करती है और कुछ बहस मुबाहसे के बाद में उनके आंदोलन खड़े हो जाते हैं। एक बार अस्मिता, स्त्री अस्मिता या नारी मुक्ति आंदोलन की कुछ महिला संगठन की स्त्रियां महादेवी वर्मा जी के पास में मिलने गईं और उनसे कहा कि दीदी, यदि आप हमारे इस आंदोलन की अध्यक्ष बन जाएं और हमारे साथ अपना आशीर्वाद मार्गदर्शन हमें दे दें तो हमारा आंदोलन सफल हो जाएगा। तो महादेवी वर्मा ने उनसे पूछा कि पहले आप ये तो बताओ कि नारी मुक्ति आखिर चाहती किससे है,
क्या वो पति से मुक्ति चाहती है? क्या वो पुत्र से मुक्ति चाहती है? क्या परिवार से मुक्ति चाहती है? क्या समाज से मुक्ति चाहती है? क्या अपने संस्कारों संस्कृति से मुक्ति चाहती है? क्या स्वेच्छाचारिता के पक्ष में पाश्चात्य सभ्यता की ओर उन्मुख और भारतीय जीवन मूल्यों को तार तार करना चाहती है? आदि आदि। इस पर वो सारी स्त्रियां निरुत्तर रह गईं और चुपचाप लौट आईं। तो स्त्री पुरुष के बीच घटने वाले संबंधों को बिना नकारे उसके पारस्परिक संबंध से मुक्ति, ये कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, देवी माँ सहचरी प्रेरणा प्राण जैसे ब्रह्म वाक्यों को सुनते हुए होश संभालने वाले इस सामाजिक मानस को परिवर्तित कर देना आसान बात नहीं है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में उभरे सामाजिक अस्मिता के आंदोलनों ने स्त्री की छवि, स्त्री की सामाजिक स्थिति और स्त्री के बारे में प्रचलित रूढ़िगत अवधारणाओं को तो अवश्य तोड़ा है। इसी प्रकार के बच्चों के बारे में जो चिंतन है, लगता है कि वर्तमान की आपाधापी में उनका बचपन कहीं खोता जा रहा है। उनका स्वाभाविक और प्राकृतिक बचपन की जो स्वच्छंदता आज दिखाई नहीं पड़ती। उनका बचपन कई बार मुरझाया हुआ सा, कुम्हलाया हुआ सा, कुंठित सा दिखलाई पड़ता है, क्योंकि बच्चों के स्वयं के बोझ से ज़्यादा तो उस पर असमय ही उनकी आयु और समझदारी की अवस्था, मस्तिष्क की स्थिति को देखे बिना ही उनके वजन से ज़्यादा कई गुना उनकी पीठ पर उनके बस्ते का वजन लाद दिया जाता है। इसी प्रकार से हमारे स्नेह, हमारे आदर, हमारी श्रद्धा और हमारे सम्मान की अपेक्षा लिए हुए हमारी जो प्रौढ़ पीढ़ी है, हमारा जो वृद्ध विमर्श जिसको हम कहते हैं, वो आधुनिकता के भंवरजाल में और टूटते हुए सामाजिक पारिवारिक मूल्यों के बीच में कहीं बिखरता हुआ और कहीं अकेला छला हुआ सा महसूस करता है। और आज एक फैशन सा बनता जा रहा है कि बूढ़े माँ बाप को अक्सर लोग वृद्धाश्रम जाकर के छोड़ आते हैं और वहाँ तब उसको ये जीवन भर की आपाधापी, जीवन भर की व्यस्तता और अपने एक एक मिनट के बहाए हुए पसीने का मूल्य लगता है कि वो कहीं मिट्टी में मिल गया। जिस पसीने को बहा करके उसने अपने संबंधों को सींचा था, अपने परिवार को पाला था, अपने बच्चों को बड़ा किया, और आज वही बच्चे उसको नहीं पूछ रहे हैं और उसको जाकर के वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं और वहाँ उसकी चेतना कुंठित होकर के मृत्यु की राह देखने लगती है। शायद इन्हीं कुंठाओं के बीच से कहीं न कहीं इन सारे विमर्शों का उदय होता है। इसी प्रकार से जनजातीय समाज, जिसका वर्षानुवर्ष शोषण किया गया, आज़ादी के उपरांत भी उगने वाले सूर्य की रोशनी उनके जंगलों में बने मिट्टी के घरों में घरौंदों तक नहीं पहुंच पा रही।
उगा सूरी कैसा कहो मुक्ति का ये, उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा। न संयम व्यवस्था न एकात्मता है, भरी है मनों में अभी तक गुलामी। वही राग अंग्रेजियत का सुरों में, सुनाते बड़े लोग नामी गरामी। उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति काए, उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा। अभी आज़ादी के बाद भी जिस रोशनी की पहुंच जिन जनजातीय समाज तक होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, इसलिए उसे भी अपनी पहचान, अपने अस्तित्व को अभिव्यक्त करने का पूरा अधिकार है। और आज जनजातीय साहित्य में भी ये वेदना, ये चेतना, ये छटपटाहट दिखाई पड़ती है, जिसे हम जनजातीय विमर्श कहते हैं। आज ये हम कह सकते हैं कि ये पूरी सदी अपनी अपनी अस्मिता का चिंतन, अस्मिता का विमर्श, विवेचना, उस पर बहस करने की सदी है। तो ये ज़्यादा प्रासंगिक होगा और ज़्यादा अर्थपूर्ण होगा। बच्चों, ये एक बहुत बड़ा विषय है जिस पर अलग अलग कक्षाओं में एक एक विमर्श को लेकर के हम लोग जब विधिवत इसका बिंदुवार विमर्श करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आज समाज का प्रत्येक वर्ग, परिवार का प्रत्येक सदस्य अपनी अस्मिता विमर्श के लिए उद्यत खड़ा हुआ है। कदाचित विद्यार्थी, शिक्षक और अधिकारी वर्ग, समाज, परिवार और देश भी कहीं न कहीं अपनी अस्मिता के लिए छटपटा रहा है। तो बच्चों, आज के इस अवसर पर मैं समझता हूँ कि ये पर्याप्त होगा और इसी के साथ हम आप सबको